अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम आज जो है वो ख़ास हम मौसमियाती तब्दीलियाँ और मौसमियाती असरात जो हमारे ऊपर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमारे एल्डरली और बच्चे जो हैं इससे मुतासर होते हैं। नौजवान किसी न किसी हद तक इसका कुछ रेजिस्टेंस भी करता है और कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये असरात हमारे माहिरीन कहते नज़र आते हैं कि हमारे एल्डरली, सीनियर सिटीज़न्स और जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग, छोटे नौमौलूद पैदा होने वाले और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो इनकी सबसे बड़ी जो मुतासरा नज़र आती हैं। प्रोग्राम के अंदर हम माहिरीन को लेंगे जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, उनसे मालूम करेंगे बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कैसे इससे बचाव मुमकिन है और फिर अद्वियात और फिर उससे तदारक के लिए, उससे बचाव के साथ साथ एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ राग़िब होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। हम इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर हिना आयशा साहबा के पास मौजूद हैं जो कि एक बहुत सीनियर और ख़ास तौर पंजाब की प्रेसिडेंट भी हैं PPA की। इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझती हैं कि अगर हम कभी भी मौसमियाती तब्दीली या चेंज ऑफ वेदर या कुछ भी बात करें तो सबसे पहले बच्चे आते हैं और बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, कभी मनता मुरादों से लिए जाते हैं, कभी दुआओं से लिए जाते हैं और ये हमारे लिए बड़ी वो बल्कि हिसाब भी माल और औलाद का होता है, तो औलाद बड़ी क्लोज़ टू हार्ट है आपके और हमें नहीं होता कि उन्हें कोई आँच या उनके एक आंसू भी गिरे तो हम फिर बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं। कभी तो हम उस टचीपन के अंदर बहुत सारी उन्हें ख़ुद उस तरफ ले जाते हैं। मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि मौसम जब बदलता है, अब जैसे मौसम गर्मा आ रहा है और एक लंबा स्पेल भी हमारा मॉडरेट मौसम भी रहा, पहले सरमा रहा और अब गर्मी की तरफ आ गए, क्या बेसिक हमारे बच्चों के अंदर बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन इस वक्त आ जाती हैं और अभी आप डेफिनेटली रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर चेक कर रही होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं और उससे हमने बचाव कैसे मुमकिन करना है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों के मौसम में जैसे आप सबको पता है कि हमारे बच्चों के अंदर इसहाल या दस्त या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये गर्मी आती है और पानी की जो है तलब भी ज़्यादा हो जाती है और फिर जो मशरूबात है उनकी भी तलब ज़्यादा हो जाती है और फिर हमारे लोग जो है वो पानी कुछ अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा साफ़ पानी का भी थोड़े से मसाइल हैं और माँ बाप जो हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो उस प्यार में उनको बाहर से खाने के भी नहीं रोकते, तो जब वो बाहर से कुछ चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हैं तो वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का शिकार हो जाते हैं। उसमें मेन मसला तो पानी का है और दूसरा मसला है जो कि हाथ धोए बग़ैर बच्चों को खाना खाना। तो इसमें जो है मैं समझती हूँ कि गर्मियाँ आते ही हमें ये ज़रूर एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों को हम साफ़ पानी मुहैया करें। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि आपने खाना खाने से पहले या वॉशरूम जाने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोने हैं। बाहर किसी ठेले से कोई चीज़ ऐसी लेकर नहीं खानी जो उनके लिए जो है वो इसहाल का बाइस बने। और अगर खुदा न खास्ता वो बीमारी का शिकार हो जाएं तो उनके वालिदैन को उनकी जो इब्तदाई तदाबीर हैं और इसके पानी की कमी से कैसे बचना है वो उनको हमें एजुकेट भी करना चाहिए। तो अच्छा, जब आप कह रही हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों, अच्छा ये बहुत बड़ा सवाल है कि तशख़ीस, हमें लगता है कोई भी बच्चा वैसे थोड़ा सा शायद ड्रोज़ी हुआ हो, हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम नीम हकीम भी बहुत बड़े हैं और फिर हम देसी टोटकों पे किसी मोहल्ले की खातून ने कहा, किसी ने कहा ये खिला दें, वो कर लें, शहद कर दें, मतलब जो चीज़ें कहीं तो आजमाना शुरू कर देनी। हम तो आपके पास या माहिरीन के पास तब आते हैं जब हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कि इनिशियल स्टेज कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ हमें आइडेंटिफाई हो जाए नहीं कि अब यहाँ हमारा काम नहीं है, डॉक्टर का काम है? जी जी बिल्कुल, आपने मैं इसमें तस्वीर के दो रुख आपको दिखाऊंगी। एक वो वालिदैन है जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं डायरिया के ऊपर और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने की शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली फ़िज़िशियन भी घबरा जाते हैं, वो भी उनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी डायरिया के लिए देते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि पहले तो पेरेंट्स को साइन पता होने चाहिए कि जैसे भी बच्चे को डायरिया हो तो उनको क्या करना है। पहली तो बात है उनको उसकी डायरिया के जो मेन नुकसान आते हैं वो दो हैं, एक तो पानी की कमी और एक ख़ुराक की कमी। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए उसको फ़ौरन ORS देना शुरू कर देना चाहिए और ख़ुराक जो है वो ताज़ा पकी हुई हल्की ग़िज़ा उसको जारी रखना चाहिए, वो भी बंद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि उनको पता होना चाहिए कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, कब तो यानी कि पानी की कमी की क्या अलामत हैं। उसकी अलामत मैं 3-4 आपको बता देती हूँ और ये 4 चीज़ें अगर आप याद रखते हैं, हमने स्टूडेंट्स को भी ये सिखाते हैं
कि अगर इंग्लिश की बात करें तो जेम्स, GEMS, जेम्स बहुत इजी है याद करने के लिए। थोड़ा सा भी पढ़े लिखी पेरेंट्स हैं उनको पता चल जाएगा कि बच्चे की जनरल कंडीशन कैसी है। अगर तो बच्चा हंस खेल रहा है और जनरल कंडीशन उसकी खुश मिजाज है तो उम्मीद है उसको पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा आइज़, अगर उसकी आंखें अंदर को धंस गई हैं और उसमें आंसू नहीं आ रहे रोने के साथ तो इसका मतलब आपका बच्चा पानी की कमी का शिकार है। तीसरा, अगर उसका मुंह खुश्क हो रहा है और ज़ुबान खुश्क हो रही है तो भी वो पानी की कमी का शिकार है। छोटे बच्चे जिनका तालू नरम होता है वो अंदर को चला गया है तो भी वो पानी की कमी का शिकार है। आखिरी चीज़ है स्किन। अगर आपकी उसकी जिल्द को जब ऐसे उसको पिंच करते हैं और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से वापस जा रही है, इसका मतलब आपका बच्चा जो है पानी की कमी का शिकार है। तो अगर जैसे आपका बच्चा इरिटेबल है और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इसका मतलब उसको डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगी और आप उसको ORS देना शुरू कर दें। ORS देने से अब वालिदैन कहेंगे कि बच्चा ORS पीता नहीं है, जब बच्चा ORS को उल्टी करके निकाल देता है। तो ORS जब भी आपने उसको पिलाना है तो आहिस्ता आहिस्ता पिलाना है, 1 चम्मच तकरीबन आधे से 1 मिनट में, ताकि वो बच्चा साथ साथ हज़म करता रहे और निकाल लेना। लेकिन अगर आपका बच्चा ORS नहीं ले रहा और बच्चे की जो है वो हालत जो है वो थोड़ा निढाली की तरफ जा रही है तो फिर आप घर मत बैठें, फिर आप उसको फ़ौरन जो है करीबी हेल्थ फैसिलिटी में ले जाएं। और अगर वो ख़ास तौर पे ORS पीने के काबिल नहीं है। दूसरी मैं बात करूँगी एंटीबायोटिक्स, जिसका हमारे माशरे में बेदरेग इस्तेमाल है और हमारे पेरेंट्स भी कई दफ़ा सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं हमारे बच्चे को एंटीबायोटिक लगेगी तो हमारा बच्चा ठीक होगा। तो ये पेरेंट्स के लिए मेरा पैगाम है कि जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, जो वाटरी डायरिया जिसको कहते हैं, पानी की तरह मोशन होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा घबराहट का बायस होते हैं, वो ज़्यादातर वायरल होते हैं। तो उसमें एंटीबायोटिक से कोई फ़ायदा नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये है कि उसने अपना टाइम लेना होता है। आप उस टाइम के दौरान अगर उसके अंदर डेंजर साइन नहीं है, यानी बच्चा आपका निढाल नहीं हो रहा, खुदा ना खास्ता ड्राउजी नहीं हो रहा और पानी पी रहा है, ORS पी रहा है, तो उस जो है ना वो टाइम लेगा 48 आवर्स कम से कम ठीक होने में। तो अगर वो बेहतरी की तरफ स्लो बेहतरी आएगी, क्योंकि बच्चों का जो डायरिया, हम कोई ऐसी दवाई नहीं देते कि वो एकदम से रुक जाए। हम उसकी पानी की कमी दूर करते हैं, ख़ुराक की कमी दूर करते हैं और जिंक का इस्तेमाल उसमें करते हैं, और इसके अलावा कुछ हल्की फुल्की अद्वियात उसको दी जाती हैं। फिर अब ये डॉक्टर पे छोड़ दें कि कब उसने एंटीबायोटिक देनी है। जब वो समझे कि बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, यानी कि बच्चे के मोशन में ब्लड आ रहा है या कोई ऐसी अलामात हैं, तो फिर वो उसको एंटीबायोटिक देगा। खुद से ना दें, क्योंकि पेरेंट्स, आपने जैसे कहा कि बच्चे फूल जैसे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं और माँ बाप एक आंसू का कतरा उनकी आंखों में नहीं दे सकते, तो वो कई दफ़ा घबराहट में खुद से सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। ORS सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं है, ORS बिल्कुल आप दें। और घर में बने हुए, अगर ORS न ले, घर में बने हुए जो होममेड फ्लूइड्स हैं जो बच्चे को नुकसान नहीं करते, लाइक घर में बने के मतलब आप उसको चावल का जो पानी होता है वो बना के दे सकते हैं, लीमू पानी दे सकते हैं, सौंफ इलायची का पानी दे सकते हैं, मगर खुदारा उसको ये चीज़ें ना दें जो नुकसान करेंगी, जिसको आम तौर पे आपने सुना होगा अपने बचपन में भी, 7 अप और ये बॉटल्स जो होती हैं फिज़ी ड्रिंक्स, उसके वो दी जाती है। वो बिल्कुल पानी की कमी दूर नहीं कर सकती और बच्चे का डायरिया वर्सन कर देगा, क्योंकि वो बच्चा आसानी से ले लेता है, तो माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि वही दे दें। तो सहूलियात की अगर हम बात करें, खासतौर पर जिस फातिमा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो बच्चों की तो बहुत सारी जिद्दत भी आ रही है। आप खुद PTA पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल ऑटिज़म हर एक को समझ आ गया, अच्छा ऑटिज़म भी कोई लफ्ज़ है, पहले बहुत मखदूश था, तो अब सबको आ गया, बच्चा बोलता नहीं ऑटिज़म होगा, ले जाते हैं वहाँ तशखीस हो या ना, ये एक अलग चैप्टर शुरू। अब आप इसमें क्या रिकमेंड करती हैं कि बच्चे को कहाँ लेके जाया जाए जहाँ उसकी नशोनुमा नहीं हो रही, वो ज़हनी तौर पे बड़ा नहीं हो रहा, वो बोल नहीं रहा, कद नहीं बड़ा हो रहा, वो दुबला पतला है, इन सब चीज़ों के लिए भी वरी होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो देखें, जहाँ आपने नशोनुमा की बात की, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले 3 महीने में बच्चे का हर माह मुआयना हो और उसकी नशोनुमा दी जाए, देखी जाए। उसके बाद पहले साल में हर 3 महीने के बाद उसकी नशोनुमा देखी जाए, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हो तो फिर भी रेगुलरली उसका कद और वज़न नापा जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये कई बीमारियों का पहला साइन हो सकता है। तो अगर आप सहूलियात की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर अज़ीज़ फ़ातिमा हॉस्पिटल के अंदर हमारे बच्चों की इमरजेंसी भी है और बच्चों की स्टेट ऑफ आर्ट
न्यूनेटल यूँ छोटे नौज़ायदा बच्चों के लिए भी है। इसके अलावा हमने एक नया शोबा यहाँ पे मुतारफ़ कराया है, जो कि पाकिस्तान में 4-5 सेंटर्स ही हैं जो इस शोबे में काम कर रहे हैं, और वो है बच्चों की हार्मोन के मसाइल, जिसको हम कहते हैं पीड्स एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज़। आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि अब हम, जो पहले कभी नहीं सुनता था, लेकिन बच्चों की शुगर के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है और हम ख़ुद देख रहे हैं, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, बट उसके लिए कोई अच्छे सेंटर जो है मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे जिसको कहते हैं कि पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज़ में लेवल 4 की जो फेलोशिप है वो करवा रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिन्होंने FCPS किया होता है, उनको हम उसके ऊपर से उसकी सब स्पेशलिटी करवाते हैं, जो कि पीडियाट्रिक एंडोक्राइन और डायबिटीज़ है। और यहाँ पे हमारे पास जो रेगुलर OPD में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम केटर करते हैं, उनको ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको हम गाइड करते हैं। तो अगर पेरेंट्स को किसी ऐसे मसाइल हों तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी जो बात आपने की ऑटिज़म की, अवेयरनेस तो हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है, और अगर सस्पेक्ट करेंगे तो तशख़ीस होगी ना। आज से 20-30 साल पहले जब हम ऑटिज़म सोचते भी नहीं थे और कम था, अब हमारा जो है वो इस तरह का माहौल में चेंजेस आ गई हैं। और ख़ास तौर पे कुछ जो आपने स्पीच डिले की बात की, उसमें बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल है। जो ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसी वक्त थोड़ा सा रोता है तो उसको मोबाइल पे राइम सुनाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका एडिक्ट भी होता जाता है। उसके भी बहुत सारे नुकसानात हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ खुद खेलें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनको खुद पढ़ाएं, उनको बाहर लेके जाएं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखें। ये ना हो कि वो मशीनों के साथ ही इंटरेक्ट करना सीखें और इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना छोड़ दें, और ये हो रहा है। पहले तो जो इस किस्म के मसाइल हैं उसमें जनरल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। उसके बाद अगर हम फ़ील करें कि हाँ इसको हमारे से आगे किसी और जो मखसूस शोबे की ज़रूरत है, तो फिर हम वहाँ पे उनको गाइड कर देते हैं पेशेंट को। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हिना आयशा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत तफसील के साथ बच्चों के हवाले से पीड्स के एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रही थी कि मेरे ख्याल देखने वालों के लिए ख़ास तौर पर सूदमंद होगी कि अगर मौसम बदलते के अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें और जो ख़ास तौर पर तशख़ीस के लिए वजूहात या चीज़ें बताई हैं उनको मलहूज़ ख़ातर रखा जाए, बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एक बेहतर और सेहतमंद माशरे की तरफ बढ़ सकें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हफ्सा नज़ीर मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, माहिर ग़ज़ाइयत हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया हफ्सा वक्त देने के लिए। क्या समझती हैं कि इस बार अगर हम कंपैरेटिवली पिछले सालों की निस्बत देखें तो एकदम हीट का आना और फिर रिवाइव बैक होना और फिर ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के अंदर आप ये कह लें जिग जैगिंग है। पहले ये पता होता था कि अप्रैल के आगाज़ में गर्मी शुरू हो जानी, बल्कि मार्च के एंड पे, और पंजाबी में हम कहते थे कि वादियों का सीज़न है अप्रैल में, शुरू हुई वादियाँ, लेकिन फिर एकदम फिर वेव ठीक होगी, मौसम बदस्तूर बेहतर हो गया, अब फिर हीट वेव की इम्कानात हैं। ये बदलता हुआ मौसम के, क्योंकि देखें ना मच्छर का हम कहते हैं कि 35 डिग्री से नीचे उसने प्रिवेल करना है, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं करता, लेकिन यहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, एक हफ़्ता ऊपर है, एक हफ़्ता नीचे है। वहाँ लोगों के लिए क्या ये मौसम ज़्यादा ख़तरनाक सेहत के अतबार से हैं या ज़्यादा फ़ायदा मंद है? मेरा ख़्याल है कि ये चैलेंजेस स्पेशली बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपने देखा है जैसे ही मौसम थोड़ा सा करेक्ट होता है, थोड़ी सी सर्दी एकदम से आने की कोशिश हो जाती है, शुरू हो जाती है, और हमें वही वाली थोड़ी सी गर्मी की आदत होती है। आप देख रहे हैं आजकल बूढ़े लोग और बच्चे, जैसे ही हीट वेव थोड़ी कम होती है, ठंड आती है, बुखार बहुत ज़्यादा आजकल एक्सेसिव आ रहा है, बार बार केसेस हैं। छोटे बच्चों को भी अचानक से बुखार हो गया, बैठे बैठे जो है वो बच्चों के फ्लू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसमें ये कि हीट वेव ख़त्म हुई, आप उसी वाले टेम्परेचर पे एडजस्ट हुए, आपको एकदम से सर्दी लगना शुरू हो गई, सुबह को उठ के नहाए हैं, पानी ठंडा है और बॉडी ने फ़ौरन से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की है, सारा हीमोस्टेसिस आपके ब्लड का ऊपर नीचे गया है और फ़ौरन से फ़ीवर और ये वाले सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। और फिर वही 2-3 दिन मौसम ठीक था, चौथा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी का, इवन हम गाड़ियों में जैसे 2-2 3 पे AC चल रहा होता है, लेकिन हम स्वेट कर रहे होते हैं। और हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं मोस्टली उनको आदत है, उन्होंने खेलना ही खेलना है, उन्होंने झूलों पे भी जाना है, उन्होंने ग्राउंड में भी जाना है, और एल्डरली इस मौसम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सिम्टम जो है वो आजकल पेट ख़राब का बहुत ज़्यादा हीट वेव की वजह से
जैसे ही हीट वेव आती है बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी में पानी की कमी होती है, सोडियम कम हो गया, पोटाशियम कम हो गया, बॉडी में फ्लक्चुएट किया और पेट ख़राब होना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये मौसम और हामला ख़वातीन को, बच्चों को और बूढ़े लोगों को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। हफ्सा, आप क्या कहती हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर बिलो होता है एकदम, थोड़ी सी मौसम बेहतर है, रात को पुरसुकून है, इवन एसी बंद हो जाता है फ़ौरन, फिर लोग क्या करें बच्चों के लिए और अपने लिए? और अगर नेक्स्ट डे 43 क्रॉस कर जाता है और रात को आपको सीधे एसी की ज़रूरत भी पड़ती है और मतलब आपको कोई भी ऐसे टेम्परेचर या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है, तो फिर लोग क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी थोड़ा सा टेम्परेचर एडजस्ट करने की कोशिश करें। आपने देखा बहुत सारी माओं की भी आदत है और बहुत सारे लोगों की भी आदत है, एसी सारा दिन एसी में है, बच्चों में कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, बच्चों को कोई आदत ही नहीं है गर्मी बर्दाश्त करने की। और इवन बारिश जिस रात होती है उनके बच्चे उस रात भी एसी चला के सोते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने बच्चों का टेम्परेचर एडजस्ट करवाएं। ये कोशिश करें कि जिस रात मौसम ठीक है एसी को एक फैशन बना के ना चलें, एसी को एक ज़रूरत बना के चलने की कोशिश करें। पाकिस्तान में पहले ही बड़ा तवानाई का बहरान आया हुआ है, तो सेव करने की कोशिश करें और अपने टेम्परेचर को इस तरह से एडजस्ट करें जिस दिन मौसम ठीक है बच्चे को पंखे के नीचे सुलाएं। और ये भी कोशिश करें कि हवा की थ्रो पे डायरेक्ट ना लेटाएं, क्योंकि इससे भी बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज जो है वो बच्चों को अटैक कर रहे होते हैं। और जिस दिन एसी की ज़रूरत है टेम्परेचर को जो है वो 26-27 पे एडजस्ट करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा 16-17 पे टेम्परेचर अपने बच्चे को ना लेके जाएं, क्योंकि इससे हीट वेव आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। आपको या आपके बच्चे को गर्मी की आदत बर्दाश्त की होगी ही नहीं। जैसे इससे पहले जनरेशन आप देखें उनको गर्मी लगती ही नहीं थी, वो लोग क्या दरख्त के नीचे बैठ गए या मैक्सिमम पंखे के नीचे आके सो गए, तो उनमें कैपेबिलिटी बर्दाश्त करने की ज़्यादा थी। थोड़ा सा अपने बच्चों को जो है या ख़ुद भी बर्दाश्त करने की कोशिश करें। टेम्परेचर जो एसी का है उसको 25-26 पे एडजस्ट करने की कोशिश करें। फिर आप बाहर निकलेंगे तो मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगा। और जिस दिन मौसम ठीक है इस एसी को फैशन ना बनाएं, उस दिन कोशिश करें कि आप पंखे के नीचे ही सोएं और अपने बच्चे को एक जो है वो दरमियाने टेम्परेचर की आदत डालें। अच्छा, जो आप कह रही हैं सीनियर सिटीजन हैं और बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, अच्छा ये फिर फूड के अंदर क्या इनटेक क्या लें, सुबह दोपहर शाम क्या खाएं कि जो इनके लिए बहुत हेल्दी होगा? कौन से ऐसे फल हैं? देखें, मैं वेरी अनफॉर्चुनेट कहूँ या वेरी सॉरी टू से कहूँ कि तरबूज में टीकों की बात शुरू हो जाती है, स्ट्रॉबेरी को जहर बना दिया जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं जो अपने व्यूज़ की खातिर कुछ ऐसा करते हैं, शायद वो ना माहिर ग़िज़ायत हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना माहिर हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, लोग उसका बहुत रैपिडली इफ़ेक्ट लेते हैं और फिर या हम कुछ और खाना शुरू कर देते हैं। सब्ज़ियाँ कौन सी खाई जाएँ, फल कौन से खाए जाएँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? हाँ, अच्छा, जहाँ तक ये तरबूज में टीकों की बात है उसमें किसी हद तक तो मैं भी एग्री करती हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि आपने देखा है कि पहले तरबूज फीके भी निकलते थे, ख़राब भी निकलते थे, लेकिन अब जो तरबूज खोलते हैं एक तो साइज़ में बहुत बड़े बड़े 20 kg का मैंने उस दिन वाटरमेलन देखा है। 20 किलो का वाटरमेलन कैसे हो सकता है? और इसी तरह जो तरबूज या जो खरबूजा आप खोलते हैं वो मीठा होता है। वो क्यों मीठा होता है? उसमें बहुत सारे ये इंजेक्टेबल्स भी आजकल लगाए जा रहे हैं और इसमें भी डिफरेंट हम प्रोग्राम हमें करना चाहिए कि जिसमें हम बताएं आवाम को कि आपने किस तरह से रिकग्नाइज़ करना है कि ये इंजेक्टेबल है या नहीं है। जहाँ तक हम मौसम की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने तो बड़ा इंसाफ किया हुआ है, जो मौसम बनाया उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने वो वाली चीज़ें भी ग्रो कर दी। तो आजकल जितनी भी सब्जियाँ मौजूद हैं, ये घिया है, कद्दू है, ये तोरई की सब्ज़ी आई हुई है, ये सब की सब वाटर के साथ भरपूर है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी है। और हमारे यहाँ क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो ये वाली सब्ज़ियाँ भी जब खाई जाती हैं तो ये फीमेल्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैशन बनाया कि भाई मैं तो तोरियाँ पकाती हूँ, पता ही नहीं चलता है कि तोरियाँ, मैं तो टिंडे पकाती हूँ, पता ही नहीं चलता। तो आपने स्टार्टिंग में एक तो अपने बच्चों का टेस्ट एडजस्ट करवाने की कोशिश करें, इन चीज़ों को इतना ओवर कुक ना करें कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब हो जाए। अच्छा, ओवरकुक के साथ भी चीज़ें खराब होती हैं। जितने भी बी विटामिन होते हैं ना, बी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं और हीट अनस्टेबल होते हैं। जितना आप उसको ओवर कुक करेंगे ये बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए क्या है कि वो डेफिनेटली वो सॉलिड तो नहीं ले सकते, उन्हें या तो मदर फीड की तरफ जाना है। अगर मदर फीड नहीं कुछ ख़वातीन करवाती तो फिर क्या वो खाएं? क्योंकि उन बच्चों के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर 1 से 3 साल के बच्चे हैं जिन्होंने सॉलिड्स भी शुरू किए हैं तो डेफिनेटली ये फल सब्जियां तो नहीं वो खा सकते सारे। नहीं, 1 से 3 साल का बच्चा तो फल सब्जियां खा सकता है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू बॉर्न्स की बात कर रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, एक तो अपने बच्चे को डेली नहलाएं, दूसरा अपने बच्चों को ठंडी जगह पे रखने की कोशिश करें, तीसरा स्वेटिंग का ख्याल रखें। असल में हमारे न्यू बॉर्न्स के जो सबसे बड़ा फैशन है हमारे
सोशल टैबू है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जो भी बूढ़ी खातून है वो कहती हैं इसको लपेट दो, इसको Okay. ओवर रैप कर दो, इसको तो बहुत सर्दी लगती है, ये बच्चा को तो ठंड लग जाएगी। ओवर रैपिंग से आपने अवॉइड करना है। आपके बच्चों को आपसे भी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और आपके बच्चों को सर्दी उतनी लगती है जितनी आपको लगती है, उनको कोई ओवर सर्दी नहीं हो रही। तो गर्मियों में कोशिश करें उनके कम से कम कपड़े पहनाएं। जो आपके आजकल न्यू बॉर्न है या 2 मंथ्स का बेबी है या 3 मंथ्स का बेबी है, उसको ओवर रैप बिल्कुल ना करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी की और नमकियात की कमी हो सकती है। तीसरा, माएँ ब्रेस्ट फीड करवाने की मैक्सिमम कोशिश करें। अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहे तो जो भी फार्मूला पी रहे हैं टाइमिंग का ख्याल रखें। 3 माह तक तो आपने अपने बच्चे को 3 से 4 माह तक तो पानी भी नहीं देना। मैक्सिमम जो उसका सोर्स है वो माँ का दूध या फिर फार्मूला ही है जो उसने लेना है। इसके बाद जो आप अपने बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा 4 से 6 माह में आ गया है, 6 से 7 माह में, तो अब आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी सिप सिप करके जो है पिला सकते हैं। बच्चे को कम से कम कपड़े पहनाएं, हल्के कपड़े लॉन के पहनाने की कोशिश करें, पंखे के सामने अपने बच्चे को रखें और दूसरा उसका टेम्परेचर एडजस्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया हफ्सा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत तफसील के साथ बता रही थी कि ज़्यादातर ये बदलता हुआ मौसम ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जा रहा है। इसको डील करना, इसको ख़ास पर कैटेगराइज़ किया गया कि एल्डरली जो पीपल हैं और जो हमारे न्यू बॉर्न हैं, बच्चे हैं, उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा वो कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात की जाए तो डेफिनेटली इलाज की तरफ नहीं बल्कि इलाज से बचाव मुमकिन हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मौजूद हैं, सीनियर हमारे डॉक्टर हैं, माहिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि अब हम जहाँ खड़े हैं मौसम बदल रहा है, अच्छा प्रेडिक्ट करेंगे कि मौसम बदलेगा और एकदम हार्श हो जाता है, एकदम देखें तो बड़ा मॉडरेट है, एक दिन टेम्परेचर 35 है, दूसरे दिन 45 है। ये हमें पहले देखने को नहीं मिला। पहले ये था कि कनक की कटाई का मौसम आया और पता चल गया कि अब सख्त मौसम चल रहा है, चलता था। आप क्या समझते हैं ये असरात कितने मुरतब कर रहा है हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त मौसम की वेरिएशन बहुत है। एक दिन आप एसी लगा के सो रहे होते हैं और अगले दिन पंखे भी नहीं लग रहे होते। तो इस वेरिएशन की वजह से जब आम तौर पे लोग देखते हैं कि मौसम ठीक है, हम निकल जाए, ख़ास तौर पे बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट वूमेन, लेकिन जब बाहर निकलते हैं 40-42 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। जब 40-42 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो उनमें गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली जो यंग बंदा होता है उसमें ऐसा अल्लाह ने सिस्टम प्रोड्यूस किया हुआ है कि उसको पसीना आता है और उसकी सरफेस यानी जिल्द पे, बाजुओं पे ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मी में रंगत सुर्ख हो जाते हैं, तो वो बेसिकली हीट डेसिपेट करने के लिए, हीट खारिज करने के लिए होती है। लेकिन बच्चों और बूढ़ों में और प्रेग्नेंट वूमेन में ये मैकेनिज़्म थोड़ा वीक होता है, उनमें पसीना इतना ज़्यादा नहीं आता, जिसकी वजह से उनमें हीट स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक तभी होगी जब आपके ये 2 कूलिंग सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएंगे और जब आप बाहर निकलेंगे 42 पे और कोई प्रोटेक्टिव मैयर नहीं की होगी और आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी, आपका ये एग्जॉस्टन सिस्टम भी ख़त्म हो चुका होगा, तो फिर आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मेरी बच्चों, बूढ़ों और इस तरह के लोगों से, और ख़ास तौर पर एथलीट जो गेम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, वो गर्मियों में 10 से 4 बजे तक हरगिज़ ग्राउंड में ना खेलें। जब वो एक्सरसाइज भी करेंगे और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो उनमें हीट स्ट्रोक का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और याद रखें, हीट स्ट्रोक एक जानलेवा है, ये इसमें जान बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अब थोड़ा सा मैं इनको बता दूं, जो बच्चे बूढ़े जो गर्मियों में निकलते हैं और ख़ासकर हमारे मज़दूर जिनकी मजबूरी है, जिनका ओढ़ना बिछोना ही गर्मियों में काम करने का, कि इसकी कुछ अलामतें होती हैं। जब भी आप गर्मी में निकलें और आपको लगे आपको मतली सी कैफियत, आपका दिल ख़राब हो रहा है, आपके ड्रोज़ी फील कर रहे हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पसीना आना बंद हो चुका है और आपको गनूदगी सी छा रही है, तो समझ लें कि हीट स्ट्रोक होने वाला। उसी वक्त जो करीबी ठंडी जगह है वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट कर लें। सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि कोई बेकरी है, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई चीज़ है, वहाँ चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर एसी लगे होंगे, वहाँ पर आप कूलिंग हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता ये बंदा परसीव नहीं कर सका और वो गिर गया और आप जाके देखते हैं कि पेशेंट गर्मी में गिरा हुआ है, तो ज़्यादा चांस यही है कि हीट स्ट्रोक है। उसको फौरी तौर पर ठंडी जगह मुंतकिल करें, उसके एक्स्ट्रा कपड़े उतार लें, सिर्फ सतर रहने दें, उसके एक्स्ट्रा कपड़े उतार दें और उसी वक्त जो ठंडा पानी मिलता है, बर्फ़ मिलती है, उसके ऊपर उंडेल दें।
और जल्दी से उसको एमरजेंसी में शिफ्ट कर दे ताकि उसकी जान बचानी जा सके। जान बचाने के लिए चंद मिनट है आपके पास, अगर चंद मिनट में उसको रिससिटेशन मिल गई, एमरजेंसी कवर मिल गया तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो जान बचाना बड़ा मुश्किल हो यहाँ जाएगा। लोग होते हैं सड़कों के ऊपर, जब हीट स्ट्रोक होता है पानी की बोतल ऊपर डालेंगे, उसको मुंह में पानी डाला जाता है ताकि वो पी ले। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन की, ये इंतहाई ख़तरनाक है। जब बंदा बेहोश है उसको पानी पिलाएंगे, उसके फेफड़ों में चला जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा, बचने का चांस ज़ीरो हो जाएगा। जब बंदा होश में ही नहीं तो उसका पानी जा ही नहीं सकता, वो सारा फेफड़ों में जाएगा। ये कभी इस तरह की गलती नहीं करनी। और दूसरा, मजमा नहीं लगाना। वो आ गई गर्मी में बेहोश हुआ है, मजमा लगाएंगे और अगर कुछ नहीं, उसको ठंडी जगह पे करें, उसके ऊपर पानी न डेलें, जितना उसके ऊपर पानी डेल सकते हैं डेलें। जब होश आ जाए फिर आप पानी पिला सकते हैं। बेहोश शख्स को कभी पानी नहीं पिलाना, चाहे वो किसी वजह से भी बेहोश हो जाए। तो ख़ासतौर पर बच्चों और ख़वातीन के लिए या बुज़ुर्ग लोगों के लिए खाना क्या सजेस्ट करेंगे कि उन डेज़ के अंदर, जैसे अभी गर्मी बहुत है तो हमें खुले मशरूबात मिलेंगे, कटा हुआ फल मिलेगा, अब तरबूज का फिर वो शुरू हो गया टीके वाला काम, और उसके अंदर ये है कि क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ खाने के अंदर, पीने के अंदर। दाल चावल मिलते हैं, हलीम मिलता है सड़कों के किनारे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ खड़े खड़े खा लेते हैं। नान चने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्या सब हेल्दी हैं या इनके अंदर प्रिकॉशंस देखना करनी होंगी? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पहले नंबर पे जब भी बाहर निकलना है, चाहे जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, प्रेगनेंट है, वो पानी पी के निकले। अपने जितनी उसको प्यास लगी हो उसके मुताबिक मैक्सिमम ठंडा पानी पी के फिर बाहर निकले। और उसके हाथ में सादे पानी की बोतल होनी चाहिए। जब आपने 40 डिग्री में निकलना है, आपको मजबूरी है, तो पानी की बोतल साथ लेके जाना। ये जो गली मोहल्लों में है, ज़ाहिर बात है गर्मियों में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। आप देखते होंगे गर्मियों में कोई भी चीज़ अगर बाहर पड़ी है चंद घंटों में ख़राब हो जाती है। सर्दियों में ये इस वजह से कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, वो बदबू छोड़ना शुरू कर देते हैं, फर्मेंटेशन हो जाती है। अगर वो चीज़ आप खा लेंगे, ज़ाहिर बात है गली मोहल्लों में जो चीज़ बिक रही है वो फ्रीज़र में तो नहीं रखी, वहाँ आपको फ्रिज तो अवेलेबल नहीं है, तो वो खाने से आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाएगा, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह, पखाने लगने शुरू हो जाएंगे और आप अंतड़ियों की नई बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो इस वजह से पानी जब भी हो अपना ठंडा पानी साथ लेके जाना है। गली मोहल्ले की और फुटपाथों की कोई चीज़ नहीं खानी, क्योंकि गर्मियों में चंद घंटे फुटपाथ पे कोई भी चीज़ पड़ी है तो वो ख़राब होगी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद तफसील के साथ बता रहे थे कि चीज़ें जो हैं बेसिकली हम खुद कहीं ना कहीं बीमारियों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ख़ासतौर पर बदलते मौसम के अंदर चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए बिकने वाला जो सड़क किनारे देखें, मैं इसके अंदर देखने वाले जो लोग हैं जिनका कारोबार है उनसे भी ये कहूँगा कि अपने उस उतने हिस्से को आप महफूज बनाएं। उस रेडी के अंदर कोई कूलिंग सिस्टम तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारे देखें तो चना चाट के साथ आपको बर्फ़ नज़र आएगी, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उसको एक मर्तबान के अंदर कैद रखते हैं। जैसे लस्सी है तो उसको बर्फ़ के अंदर लगा के रखते हैं। होता क्या, इससे उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, उसे बचाया जाता है, महफूज बनाया जाता है। और मेरे ख्याल में अगर आप इससे रिस्क कमा रहे हैं किसी को पिला के खिला के, तो आपके ऊपर ये हक है कि आप उसको तमाम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक सेल करें। वगरना अगर आपके खाने और आपके पीने से कोई बीमार होगा, कोई बीमारियों का शिकार होगा, तो आप इससे जवाबदेह भी होंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको जहाँ से रिस्क दिया वहाँ की बहुत सारी हिफाजत आपके ज़िम्मे है। डॉक्टर इरफान साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, ख़ासतौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, कोई महफूज रह सकते हैं। और अस्पताल आने से पहले आप तब अस्पताल अगर आपको ये कोई भी ड्रॉजीनेस या ऐसा कुछ भी है तो मुतल्लिका माहिरीन, तिब्बी माहिर के पास रब्ता करें, कोताही मत करें, देसी टोटके मत इस्तेमाल करें कि हम अपने आप को नीम हकीमी के तहत किसी बड़ी मुश्किल के अंदर डाल लें। दुआ ये है ये मौसम खैर आफियत से गुजरे, हर एक के लिए खैर बरकत का हो और किसी को मुश्किलात दरपेश ना आए। लेकिन एक सर्कल ऑफ लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हमारी कोताहियों से जन्म लेती हैं और फिर लेटर हमें बहुत सारी मुश्किलात के अंदर डाल देती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।